तो बात आती है कि खाद खल्ली हमारे लिए भोजन नहीं, लेकिन जो हम भोजन करते हैं उसमें अन्न का बहुत बड़ा रोल होता है। अन्न आएगा कैसे? ज़्यादा अन्न नहीं होगा तो हम जितनी भी मानव जाति है और जितने भी एनिमल लाइफ है धीरे धीरे शट डाउन हो जाएगा और एंड हो जाएगा ऑन द अर्थ से। उस ऑन द अर्थ पे सभी जीवों को एक सही जीवन को नियंत्रण करने के लिए और सही से स्टेबल करने के लिए भोजन का बहुत बड़ा रोल होता है। उस भोजन में सबसे बड़ा रोल होता है अन्न का, और अन्न का ही दूसरा नाम है जिसको हम बोल सकते हैं भोजन। अब इस अन्न की मात्रा अगर ज़्यादा नहीं होगा तो फिर हमारे लिए भोजन ज़्यादा नहीं होंगे, फिर पॉपुलेशन को भोजन नहीं मिल पाएगा। तो बात आता है कि अन्न कैसे ज़्यादा आएगा और अन्न कहाँ से आता है। तो हम सारे लोग जानते हैं कि अन्न का दाता कौन है? जमीन है। अन्नदाता कौन है? जमीन है। अगर जमीन नहीं रहेंगे, जमीन में शक्ति नहीं रहेगा, हमारे शरीर में प्रोटीन होता है, कैल्शियम होता है, फॉस्फेट होता है, जिंक होता है, कॉपर होता है, आयरन होता है, बहुत होते हैं ऐसे विटामिन होते हैं। 7 विटामिन अवेलेबल होते हैं इन द ह्यूमन बॉडी एंड एनिमल बॉडी। अगर क्या है कि अगर यही जो विटामिन है हमारे ये खेतों के लिए, मिट्टी के लिए, तो सॉइल के लिए जो मिट्टी में जो अवेलेबल होते हैं उसके लिए खाद्य पदार्थ विटामिन, अगर मिट्टी में उस तरह के विटामिन नहीं मिलेंगे जमीन में, तो उस मिट्टी से क्या हमारे फसल अच्छा आ पाएंगे? प्रोटीन विटामिन इंपॉर्टेंट है, उसी तरह मिट्टी के लिए भी प्रोटीन और विटामिन चाहिए, तब जाके अन्न अधिक मात्रा में उपज होगा, और जब उपज होगा तो भोजन ऑटोमेटिक इंसानों को मिलना स्टार्ट हो जाएगा। फिर इंसान के लाइफ में एक नई सी क्रांति आ गया, एक नई सी ऊर्जा बनेगा, एक नई सी ये चमत्कारी लाने के लिए हमें पहले मेथड लगाना पड़ता है, ब्रेन लगाना पड़ता है, जो साइंटिस्टों ने लगाते हैं। और पहले था एक विधि, जैव उर्वरक था, लेकिन क्या है कि पहले का जो मिट्टी था ना उसमें बिना पोटेशियम सल्फाइड, जिंक, कॉपर या कोई भी ये सेलुलोज बिना डाले उसमें उपजा करने की पूरा शक्ति हुआ करते थे मिट्टी में। लेकिन आज के जो मिट्टी फिर भी चलेगा, तो फास्फोरस हो, जिंक हो, कॉपर 19 के बाद उस जमीन में लोगों ने इतना उपजा किया कि उस मिट्टी में से ये जल की मात्रा कम हो गया, कॉपर की मात्रा कम हो गया, जिंक का मात्रा कम हो गया, फॉस्फेट की मात्रा कम हो गया। जब ये सब कम हो गया तो लोगों को पता नहीं चला, उपजा डायरेक्ट कम हो गया। अब उपजा कम हो गया तो साइंटिस्टों को लगा, धीरे धीरे साइंटिस्टों तक ये बात पहुंचा, फिर साइंटिस्टों को लगा कि भाई बात बहुत जटिल और बहुत खतरनाक है, क्योंकि मिट्टी अगर ज़्यादा उपजा नहीं देगी तो सभी के लिए संकट क्रिएट हो जाएगा। तेजी में साइंटिस्टों ने, और साथ में क्या किया, साइंटिस्टों ने दिमाग लगाया, तो सोच किया, आविष्कार किया कार्बनिक खाद्य पदार्थ का। कार्बनिक जब खाद्य पदार्थ आया तो उसके द्वारा किसानों को साइंटिस्टों ने एडवाइस दिया कि तुम कार्बनिक खाद्य पदार्थ को इस्तेमाल करो, जो रासायनिक विधि द्वारा तैयार किए जाते हैं, और इसको तैयार करना साइंटिस्टों के लिए बहुत आसान था। इसीलिए कार्बनिक खाद्य पदार्थ को साइंटिस्ट ने तैयार किया। लोगों ने मिट्टी में कार्बनिक खाद्य पदार्थ देना शुरू कर दिया। अब जो मिट्टी में लगातार खेती करने से जिंक, फॉस्फेट, कॉपर ये सब खत्म हो गया था, उसमें कार्बनिक विधि द्वारा मिलने लगा, और वो जमीन ज़्यादा से ज़्यादा अन्न को उपजाऊ करने में जो खाद्य पदार्थ बना उससे क्या हुआ, अन्न अधिक होने लगा। लेकिन एक प्रॉब्लम आ गया, यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये आ गया, जो रासायनिक विधि द्वारा जो बना था, रासायनिक विधि द्वारा जो भी बना खाद्य पदार्थ, उस खाद्य पदार्थ से उपजा हुआ, लेकिन क्या हुआ कि मिट्टी में जाने से जब भी बारिश अगर होने लगा तो उस बारिश से मिट्टी में जो जहरीला पर मिट्टी है ना, उसको सब पता चल जाता है कि कौन जहरीला है कौन। हाल पूरा डैमेज हो जाते थे। हाल डैमेज होने के साथ साथ क्या हो जाते थे कि जब भी बारिश अगर आते थे तो बारिश के कारण, वर्षा के कारण क्या होते थे कि आसपास में जो भी नदी है, तालाब, मिट्टी के खाद खल्ली का जो भी है, सब वो जो आसपास के नदी तालाब जितने भी हुआ उसमें चले जाते थे। मिट्टी का जितने भी खाद खल्ली है, रासायनिक विधि द्वारा जो भी पड़ते थे वो सभी चले जाते थे नदी में, तालाब में, जिसके कारण क्या जल प्रदूषण होने लगा। फिर धीरे धीरे जितने भी प्लांट है, मिट्टी है, उसमें एक कमजोरी आने लगा। साथ में क्या है कि जो भी फल फूल है, जो भी भोजन का सामान है, उसको खाने से हमारे आहार श्रृंखला में, मतलब भोजन मुख गुहा के द्वारा हमारे बॉडी में चला गया, हमारे शरीर में भी अनेक प्रकार की बीमारी आने लगे। फिर इस तरह से जो इंसान है उसकी बॉडी डैमेज होने लगा। अब जो भोजन तैयार, अन्न जो तैयार करने का मेन मीनिंग क्या था, अन्न को तैयार करना है, लेकिन इससे अगर किसी की शरीर खराब हो जाए तो फिर वो वैसा अन्न उपजा करके कोई फायदा नहीं होगा। दोबारा खाद खल्ली बना है जिससे इंसानों की लाइफ में एक क्या होगा, शांति आएगा, और एक जो कमी है वो पूरा होगा। लेकिन यहाँ पे उल्टा हो गया, कुछ समय बाद वही खाद खल्ली रासायनिक विधि द्वारा इंसानों के लिए हानिकारक साबित होने लगा। पूर्व में लोग जो उपजाते थे उस मिट्टी से फसल, उसमें क्या क्या था उसको चेक करो।
साइंटिस्ट ने पास्ट में जाता है और फिर से चेक करता है, और चेक करने के बाद साइंटिस्ट को पता चलता है कि पूर्व में जो उसमें था जैव उर्वरक, उस जैव उर्वरक में जो रोल था, उस रोल में सूक्ष्म जीव का बहुत बड़ा रोल था। साइंटिस्ट ने चेक करता है कि पहले जमाने के लोग जो भी मिट्टी से जो उपजाऊ करते थे, उस मिट्टी को चेक किया साइंटिस्ट, तो उसको लगा कि जो मिट्टी था पहले का, उसमें सूक्ष्म जीवाणु कौन को है, एजियोटोबैक्टर, माइकोराइजा, ये सब आया। फिर उसमें देखा कि इस मिट्टी में क्या क्या अवेलेबल है, तो पता चला उसमें नील हरित शैवाल, फिर कवक, इस तरह से सूक्ष्म जीवाणु का बहुत बड़ा रोल है, जिसके कारण हमारे पौधा को आसानी से जल मिल जाता था, आसानी से जिंक मिल जाता था, तो आसानी से उसमें और दिखने को मिला सहजीवी जीवाणु, मुक्त जीवी जीवाणु। इस तरह से देखा गया कि मिट्टी में इस तरह के जीवाणु है जिससे पौधों को जल लेना नहीं पड़ता है, फॉस्फेट लेना नहीं पड़ता है, पोषक तत्व अधिक मात्रा में एजोट जो बैक्टर है, एजोट बैक्टर, वो एजोट बैक्टर आसानी से इसको पूरा कर देता था। एजियोटोबैक्टर आसानी से मिट्टी को सभी पोषक तत्व प्रदान कर देते थे। अब सभी तो पोषक तत्व प्रदान करने के कारण क्या हो जाता था, मिट्टी में जब पहुंच गए तो प्लांट को उस चीज को लेने में आसान हो जाते थे। आसान के साथ क्या हुआ कि जब भी अगर थे तो जितने भी मिट्टी में जो हम डाले सूक्ष्म जीवाणु को दोबारा जो भी बना, इसका मतलब ये हुआ कि जैविक उर्वरक, इसका मतलब ये हुआ जो हमारे घरेलू खाद्य पदार्थ जो बना, उस खाद्य पदार्थ में क्या हुआ, रासायनिक विधि द्वारा जो खाद्य पदार्थ बना था वैसा हानिकारक साबित नहीं हुआ। इसको हमने जैविक उर्वरकों को डाल के अधिक से अधिक फसल उगाए, और फसल में क्या हुआ कि वो फसल इतने पावरफुल रहे कि खाने के बाद हमारा शरीर डबल स्ट्रॉन्ग, डबल एजबल होने लगा। कार्बनिक जो विधि से जो खाद खली डालते थे उससे एज कम होने लगा था इंसान की शरीर का कोई पार्टे डैमेज हो जाते थे। बट जैव उर्वरक के द्वारा हमारे भोजन में एक नई शक्ति मिला, जीवो जितने भी थे, एनिमल थे, ह्यूमन थे, उस सब में एक नई जिंदगी मिला, और इस तरह से जैव उर्वरक एक साबित हुआ बेस्ट। और इस जैव उर्वरक को आसान भाषा में खाद खली जो इंसानों के द्वारा तैयार करना आसान हो गया, और फिर दिल्ली का जो भारतीय उर्वरक जैव उर्वरक संस्था है वहाँ पे जाके इसके बारे में रिसर्च किया गया, और इसको मतलब जैव उर्वरक तैयार करना भी बहुत आसान हो गया। उस जैव उर्वरक को तैयार करना बहुत सिंपल हो गया, और इस तरह से जैव उर्वरक कंप्लीट होता है। और जैव उर्वरक को हम सभी को इस्तेमाल करना चाहिए, जो कार्बनिक पदार्थ खाद खल्ली का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जितनी फसल उपज रहे हैं पर उस फसल को खा के आपके लिए बहुत हानिकारक हो सकते हैं, कम एज हो जाएंगे, समाप्त हो जाएगा। इस तरह से पूरे प्रदूषित और दूषित हो जाएंगे जल, वायु और क्या धरातल, इसलिए हमें यूज नहीं करना चाहिए। इस तरह से जैव उर्वरक कंप्लीट